Recording in progress. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine. Now, this is the last part for the questions of radioactivity. Now, in previous three parts, we solved the questions related to the characteristics of emission. Then in second part we discussed questions related to the nuclear reaction, and in third part questions for the half-life. And now this is the last part for this chapter, radioactivity. That is the uses of radioactive isotopes and safety precautions. अब देखें जो यूजेस और सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रेडियो के वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको हम रिपीट नहीं करते। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन गो थ्रू द पार्ट प्रीवियस पार्ट्स के अंदर आपको जो जो डिटेल्स हमने पढ़ी हैं सारी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है, मीन्स के क्वेश्चन नंबर 25, बिकॉज 24 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इन प्रीवियस 3 पार्ट्स के। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 25. नाउ क्वेश्चन सेज दैट थिन एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड इन कुकिंग। एक एल्यूमिनियम फॉइल है जो कि यूज होती है कुकिंग के लिए। द डायग्राम शोज अ सिस्टम यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द एल्यूमिनियम फॉइल बीइंग मेड इन द फैक्ट्री। उस कॉइल को कंट्रोल करने के लिए या उसकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए फैक्ट्री में ये जो आप समझ लें कि जो सेटअप है ये यूज़ हो रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल रेडियोएक्टिव सोर्स फॉर दिस सिस्टम। आपने बताना है कि इस सिस्टम के लिए, मीन्स के कंट्रोल करने के लिए, थिकनेस को चेक करने के लिए कौन सा सिस्टम जो या कौन सा रेडियोएक्टिव सोर्स है वो बेस्ट होगा। अब देखिए ये जो डिपेंड करेगा, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले देते हैं। जो 3 टाइप्स की रेडिएशंस हमारे पास होती हैं, इमिशंस होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। उनकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो इमिशन होती है वो बहुत ही लो होती है, मीन्स कि इसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो बहुत ही लो होती है। इवन ये पेपर और स्किन से ही स्टॉप हो जाता है। तो इसका मतलब है अगर ये एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम से अल्फ़ा तो पास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। चलें हम बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा की अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो इट कैन पास विद इन एल्यूमिनियम शीट, फ्यू मिलीमीटर्स या फ्यू सेंटीमीटर्स तक ये एल्यूमिनियम से पास हो जाती है। जबकि अगर हम गामा रेडिएशंस की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है। ये तो इसमें से मीन्स के पेनिट्रेट हो जाएगा, कम्प्लीटली पेनिट्रेट हो जाएगा। तो इसका मतलब है गामा और अल्फ़ा यहाँ पे सूटेबल नहीं होंगे। तो वी हैव रेडिएशन बीटा, ठीक है ना। हम जो सोर्स यूज़ करेंगे वो होगा बीटा। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका कि हाफ लाइफ हमारी कितनी होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए या लॉन्गर होनी चाहिए। अब देखें अगर शॉर्टर हाफ लाइफ होगी तो हमें वो सोर्स बार बार यूज़ करना पड़ेगा उस क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर लॉन्गर हाफ लाइफ होगी तो डेफिनेटली मीन्स के वो सोर्स लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव करेगा, लॉन्गर टाइम तक हम उस सोर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर द जो भी पर्पस यहाँ पर हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का पर्पस उसको ऑब्टेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर हमारे पास जो सोर्स होगा वो सूटेबल सोर्स बीटा होगा और उसकी जो लाइफ टाइम, यानी ऐसा मटेरियल चूज़ करेंगे जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा हो ताकि हमें लॉन्गर टाइम तक सोर्स को चेंज ना करना पड़े। तो इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज़ यूज्ड इन सेवरल एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस इन हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हम रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करते हैं। विच एक्टिविटी नेवर यूजेस रेडियो एक्टिविटी। आपने बताना है हॉस्पिटल्स के अंदर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक्टिविटी है जो रेडियो एक्टिविटी सोर्सेज को यूज़ नहीं करती। अब वन बाय वन हम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल्स के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिंग इलनेसेस। अब रेडियो एक्टिव सोर्सेज जो होते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द किसी भी इलनेस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। ये आगे हम चल के देखेंगे क्वेश्चन के अंदर कि वो कौन सा रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जो कि हम डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है डायग्नोसिस जो इलनेस होती है उसको डायग्नोस करने के लिए हम गामा इमिटर्स यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये भी इसकी एप्लीकेशन हो गई हॉस्पिटल्स के अंदर। इसके अलावा अगर स्टेलाइजिंग इक्विपमेंट्स की बात करें तो इक्विपमेंट्स को स्टेलाइज करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए वी ऑल्सो यूज़ द रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस। तो इसका मतलब ये भी इसकी एप्लीकेशन हो गई। इसी तरह जो थर्ड एप्लीकेशन है ट्रीटिंग इलनेस को ट्रीट करने के लिए जो
कैंसर स्पेशली जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी हम एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेडियोथेरेपी कहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो इसका मतलब है वी हैव लास्ट वन, दैट इज़ द कुकिंग मील्स। तो कुकिंग मील्स चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो चाहे कहीं और हो, इसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई भी यूज़ नहीं होता। तो इसका मतलब है वी हैव दिस ऑप्शन, कुकिंग मील्स के अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को यूज़ नहीं करते इन हॉस्पिटल्स। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड एज अ ट्रेसर्स इन द मेडिकल। यही वही क्वेश्चन आ गया कि रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को हम एज अ ट्रेसर इन मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ट्रेसर का मतलब होता है किसी भी इलनेस को डायग्नोस करने के लिए हम उस मटेरियल को बॉडी के अंदर पास करते हैं, तो उनको हम कहते हैं रेडियोएक्टिव ट्रेसर्स। ठीक है ना। अ लिक्विड ट्रेसर्स इंजेक्टेड इन द पेशेंट, अ डिटेक्टर 20 सेंटीमीटर अबव द पेशेंट शोज where the radioactive substance is in the body. What is the best radioactive substance to use? कि हमने अगर एज अ ट्रेसर यूज़ करना है तो कौन सा मटेरियल जो होगा, कौन सा रेडियोएक्टिव सोर्स होगा, कौन सा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होगा जो यहाँ पर सूटेबल होगा। ठीक है ना। तो अगेन हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहले हम बात कर ले, अब देखें हमारे पास अल्फ़ा और गैमा इमिटर्स की भी है। पहले हम बात कर लेते हैं अल्फ़ा इमिटर्स की। अब देखें अल्फ़ा का जो पेनिट्रेशन पावर होता है बहुत लो होता है, पुअर पेनिट्रेशन होती है, वो बॉडी से पास नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर अल्फ़ा इज़ नॉट द सूटेबल ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसका मतलब है अल्फ़ा नहीं है तो डेफिनेटली गामा होगा। तो इसका मतलब है हमने सोर्स तो डिटेक्ट कर लिया। ठीक है ना, सोर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि गामा इज़ द सूटेबल। अब हम आते हैं उसकी हाफ लाइफ क्या होनी चाहिए। शॉर्टर होनी चाहिए, मीन्स कि कौन सा सोर्स हमने यूज़ करना है गामा का जिसकी हाफ लाइफ शॉर्टर होनी चाहिए या फिर लॉन्गर होनी चाहिए। अब देखिए अगर हम शॉर्टर हाफ लाइफ करते हैं तो सेफर फॉर द पेशेंट, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे जस्ट इलनेस को ट्रेस करना है, इलनेस को डायग्नोस करना है। अब डायग्नोस के लिए हमें लॉन्गर टाइम तक तो उस मटेरियल को चाहिए नहीं होगा। अगर वो लॉन्गर टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगा या पेशेंट की बॉडी में रहेगा तो इट कैन कॉज डेंजरस इफेक्ट्स इन द बॉडी। तो इसका मतलब है हमने मटेरियल ऐसा चूज़ करना है जिसकी हाफ लाइफ शॉर्टर हो ताकि वो जल्दी डीके हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी गैमा रेस, गैमा इमिटर, और ऐसा गैमा इमिटर जिसकी हाफ लाइफ फ्यू आवर्स तक हो या शॉर्टर हाफ लाइफ हो। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which radioactive isotope is commonly used in hospitals to detect medical conditions by tracing blood flow? अब यही आ गया कि कौन सा वाला। आप देखें प्रीवियसली हमने मेडिकल ट्रेसर की बात की थी प्रीवियस क्वेश्चन में। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब रेडियोएक्टिव मटेरियल तो बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसको हम एज इलनेस डायग्नोस के लिए यूज़ करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट में एज अ ट्रेसर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब वन बाय वन जो भी हमें मटेरियल्स गिवन है सब की हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमें। अगर नेक्स्ट में कोई क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है ना। पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन 14 की। अब देखिए कार्बन 14 जो होता है ये शायद लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है ना। इसका मतलब है इसको हम यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल का अगर हमने लाइफ टाइम फाइंड करना हो कि वो कितना पुराना है तो उस प्रोसेस के लिए जो रेडियोएक्टिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द कार्बन 14। तो इसका मतलब इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ कार्बन डेटिंग में होता है। ठीक है ना। इसी तरह कोबाल्ट 60 है। अब ये जो कोबाल्ट 60 है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग गामा सोर्स यूज्ड फॉर द रेडियोथेरेपी। मतलब ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज़ होता है कैंसर सेल्स को किल करने के लिए या स्टेलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम इसको कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं। अब इसका एक समझ लें कि ड्रॉबैक ये है या इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका जो हाफ लाइफ होता है कोबाल्ट 60 का बहुत ज़्यादा होता है, ओवर 5 ईयर्स होता है। अब अगर ये कोबाल्ट 60 अगर हम अपनी बॉडी में यूज़ करें तो डेफिनेटली इतने लॉन्गर टाइम तक अगर ये बॉडी में रहेगा तो इट कैन कॉज द सीवियर इंजरीज या हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कोबाल्ट 60 भी यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन नहीं होगा। चलें लास्ट थर्ड वन हमारे पास है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो होता है इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है ना। और इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स में भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है ये यूरेनियम जो होता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो डेफिनेटली ये बॉडी के लिए तो
किसी भी सूरत में पॉसिबल नहीं होगा कि हम इसको एज अ ट्रेसर यूज़ करें, ठीक है ना। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच जाता है, दैट इज़ द टेक्नीशियम 99। तो ये वो रेडियो एक्टिव मटीरियल है जिसको हम एज अ सोर्स यूज़ करते हैं या एज अ बॉडी ट्रेसर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब टेक्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको एज अ ट्रेसर यूज़ करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ की टेक्नीशियम की है कि इट्स आइडियल रेडिएशन टाइप, मतलब ये ऐसा रेडिएशन टाइप है जब ये बॉडी में पास होता है तो उसके रिजल्ट में इसका जो इमेज क्रिएट होती है, यानी जस्ट लाइक इट एक्ट्स एज ना रेडियो एक्टिव कैमरा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसका यूज़ जो होता है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जिस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है कि इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मीन्स के बॉडी में इनहेल करने के बाद ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं क्रिएट करता, ठीक है ना। एंड लास्ट वन इज़ द केमिकल वर्सटाइलिटी। केमिकल वर्सटाइलिटी का मतलब होता है बाकी केमिकल्स के साथ ये ईजिली मिक्सअप हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम जो डायग्नोसिस होती है वो बहुत ही ईजी हो जाती है। तो दैट्स द रीज़न कि हम इस टेक्नीशियम 99 को यूज़ करते हैं ऐसे मेडिकल कंडीशंस में, ब्लड फ्लो के लिए या आप ये कह लें मेडिकल ट्रेसिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 14 इज मैनली यूज फॉर द किस पर्पज़ के लिए। अब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कार्बन 14 को हम कहाँ कहाँ यूज़, मतलब क्या होता है कार्बन 14 और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब कार्बन 14 जो होता है इट्स अ रेडियो आइसोटोप, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में यूज़ होता है, ठीक है ना। अब जब तक ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइव होते हैं, अलाइव होते हैं, तब तक ये कार्बन 14 प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही उन सब्सटेंस की, उन ऑब्जेक्ट्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है कार्बन 14 का वो स्टॉप हो जाता है। तो स्टॉप हो जाता है तो इसका मतलब अब ये कार्बन डीके होना स्टार्ट हो जाता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है इस कार्बन 14 की दैट इज़ ऑलमोस्ट 5700 ईयर्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हम इस लाइफ हाफ लाइफ के बेसिस पे इसकी उस मटेरियल की, उस सब्सटेंस की, जस्ट लाइक बोन है हमारे पास, वुड है, क्लॉथ है, फॉसिल्स हैं, उनकी हम लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं या एज कैलकुलेट कर सकते हैं वो कितने पुराने हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कार्बन 14 को। तो इसका मतलब है डेटिंग एंशिएंट ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ये इसका यूज़ हो गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेडियोएक्टिव सोर्स इज कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्री टू चेक द लीक्स फॉर द अंडरग्राउंड पाइप। अगर हमने अंडरग्राउंड पाइप के लीक्स को चेक करना हो तो कौन सा इमीटर यूज़ करेंगे। अब वन बाय वन हम सारे इमीटर्स को अगेन देख लेते हैं। अगर हम अल्फा इमीटर्स की बात करें तो देखें अल्फा इमीटर्स जो होते हैं उनकी इमिशन पेनिट्रेशन बहुत ही वीक होती है, तो जिसकी वजह से वो उन पाइप्स तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर पहुंच भी गए तो उन पाइप्स में से मतलब ये कि पाइप में से उन पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे, तो इसका मतलब है उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा जो इमिटर्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन स्लाइटली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अल्फ़ा, लेकिन वो दे कैन बी स्टॉप बाय द एल्यूमिनियम शीट से फ्यू मिलीमीटर्स तक स्टॉप हो जाते हैं। इसका मतलब है ये भी उन जो पाइप्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, या पाइप्स जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनके लिए सूटेबल ऑप्शन नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ द गामा इमीटर्स। तो गामा इमीटर्स उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं एज फॉर द चेकिंग ऑफ द लीक्स इन द अंडरग्राउंड पाइप्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ द गामा इमीटर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर बीटा सोर्सेज यूज टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द पेपर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। अब ये कह रहे कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, उन पेपर की थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए हम बीटा इमीटर्स यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? डेफिनेटली इसलिए करते हैं क्योंकि अल्फा इमीटर्स का जो पेनिट्रेशन है बहुत ही लो होता है, वो तो पेपर्स से स्टॉप हो जाते हैं। तो बीटा इमीटर्स जो होते हैं वो पेपर से पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर की थिकनेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका रीज़न। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन व्हेन हैंडलिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल्स। इनमें से कौन सा बेस्ट प्रिकॉशनरी
प्रिकॉशन हो सकता है अगर हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को डील करें। अब देखें, दिस इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन कि हमने अगर प्रिकॉशन बेस्ट प्रिकॉशन यूज़ करनी है तो हमें क्या होना चाहिए, यूजिंग थिक लेड शील्डिंग। ये होती है मीन्स के जो गैमा जैसे रेडिएशंस होती हैं उनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो लेड की हम लेयर यूज़ करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दैट इज़ द बेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है ना। चलें जी, नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रेडियो एक्टिविटी। विच कॉम्बिनेशन करेक्टली डिस्क्राइब्स सेफ हैंडलिंग ऑफ द रेडियो एक्टिव सोर्सेज। अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। हमने उनको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जितना एक्सपोज टाइम कम होगा उतना ज़्यादा वो सेफ़ होंगे, और उनकी जो शील्डिंग है, जो प्रोटेक्शन है, वो जितनी थिक होगी उतना वो ज़्यादा सेफ़ होंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Now with that we have completed most of the questions of the radioactivity. I have tried to explain as many questions as I could. अगर still अगर कोई question आपको लगता है, आपको confusion हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा, तो you are free to ask anytime, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।